नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशीष कुमार और मेरे चैनल आशीष मैथ बोकारो में आज हम फिर से रेलवे एनटीपीसी 11 जनवरी 2021 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन करेंगे। आज हम गणित के सारे प्रश्नों का बेहतरीन सॉल्यूशन आज आप लोगों को देने वाला हूं और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 1 में वस्तु को 2340 में बेचने पर विक्रेता को 10% का हानि होता है, तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। बोलता है 10% का हानि हो रहा है, यानी 90% में बेच रहा होगा। टोटल को 100 माने तो 90 में बेच रहा है, यानी 2340 में बेच रहा है। तो बोल रहा 15% लाभ, 15% लाभ के लिए 115 में बेचना होगा। तो पहले भागा होता है, फिर गुना, तो होगा 2340 बटा 90 इंटू 115। 0 0 गया, 9 दूनी 18, 9 छक 54, ये हो जाएगा 26 इंटू 115। 26 बचे 130 का 0 बचा 13, 26 से कम 26, 13 39 का 9 बचा 3, 26 से कम 26 3 29, ये कितना 2990, जो कि दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 2 में दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न को प्रस्थापित कर सके। तो यहां बोल रहा है अगला वाट के स्थान पे क्या आएगा, तो देखते हैं प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। तो ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब। 6 का क्यूब होता है 216, तो ऑप्शन नंबर 3 पे दिख रहा है। सिंपल सी बात है, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125, 2 का 216, 6 का 216, सॉरी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 3 में बोल रहा है निम्नलिखित को हल कीजिए। 1 - 1/2, 1 - 1/3 डॉट 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 1 - 1/9 और 1 - 1/10 है, तो क्या होगा। तो देखते हैं, तो क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो 1 - 1/2 कितना होगा, 1/2 इंटू 1 - 1/3 हो जाएगा, एक घटेगा यानी 2/3 हो जाएगा, डॉट 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 ये 9 - 1 यानी 8/9 हो जाएगा, इंटू 9/10 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं ना, नीचे वाला से ऊपर वाला कट रहा है, इसी तरह नीचे वाला से ऊपर वाला कटेगा और इधर नीचे वाला से 8 कटेगा, उसी तरह 9 से 10 कटेगा, तो बचेगा क्या, इधर से 1 और इधर से 10, यानी 1/10 बचेगा, जो कि हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में अनिल अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है और अंकित मूल्य पर 8% छूट पर बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बोल रहा है 20% छूट पे खरीद रहा है और 8% छूट पे बेच दे रहा है। तो यहाँ मान लेते हैं अंकित मूल्य 100 है। क्या है, अंकित मूल्य 100 है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, 80, क्योंकि 20% कम में बेच रहा है, तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्योंकि 20% कम में खरीद के लाया, यानी इसका क्रय मूल्य कितना होगा, 80, क्योंकि इतना में खरीद के लाया है। अब बेच रहा है 8% कम में, यानी 100 का 8% कम, यानी कि 92 में बेच रहा है, क्योंकि खरीद के लाया इतना में है, अब बेच रहा है इतना में, ये उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। खरीद के लाया इतना में, बेच रहा है इतना में, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 12 का है ना, तो यही 12 लाभ हो रहा होगा। 80 में खरीद के लाया, 92 में बेच रहा है, तो ये 12 लाभ है। तो लाभ निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, लाभ इंटू 100 बचा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो 80 हो गया, तो 20 चौके 80, 20 पचे 100, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 15% का लाभ हो रहा है, जो कि दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित को हल कीजिए दे रहा है। तो 42 पचे, तो 42 पचे हो जाएगा 210 माइनस 3, ये 3 9 27 प्लस 9 हो जाएगा। अब 9 में 3 घटेगा, बचेगा 6, 6 जुड़ जाएगा तो 216 हो जाएगा, जो कि हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, 1 फुट लंबी सीढ़ी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6, 10 फुट लंबी सीढ़ी एक दीवार पर लगाई गई, जो दीवार पर 8 फुट ऊंचाई पर एक बिंदु को स्पर्श करती है। सीढ़ी को दीवार की तरफ कितनी दूर खिसकाया जाना चाहिए ताकि उसका शीर्ष दीवार पर 9.6 फुट ऊंचाई स्थित बिंदु तक पहुंच जाए। तो हम यहाँ क्या बोल रहा है ना, कि एक दीवार है, हमको नहीं पता, लेकिन एक दीवार है, तो एक सीढ़ी को इस पर अटकाते हैं, तो सीढ़ी अटकाएं, तो बोल रहा है ये कितना फुट का है, 10 फुट का सीढ़ी है। ये सीढ़ी कितने का है, 10 फुट का है। तो 10 फुट का सीढ़ी को इस दीवार पे अड़ाएं, तो यहाँ तक पहुंचा, तो बोल रहा है जहां पर ही पहुंच रहा है वो 8 फुट की ऊंचाई तक पहुंच रहा है, यानी ये क्या है, 8 फुट है, यहां से यहां तक 8 फुट की ऊंचाई तक पहुंच रहा है। बोल रहा है सीढ़ी को, अब बोल रहा है कि सीढ़ी को इधर खिसकाते हैं, दीवार की तरफ खिसकाते हैं, खिसकाते खिसकाते यहाँ तक ले आते हैं, और खिसकाने के बाद बोलता है तो सीढ़ी खिसकाएंगे तो सीढ़ी ऊपर चला जाएगा,
यानी अब बोल रहा है, चूंकि अब सीढ़ी का अभी भी लंबाई 10 ही फुट है, सीढ़ी का तो लंबाई घटा नहीं, सीढ़ी तो अभी भी 10 ही फुट है, तो बोल रहा है ये कितना हो गया, ये 9.6 हो गया है। मतलब अब जो इसका ऊंचाई है यहां से यहां तक 9.6 हो गया, पहले 8 फुट था, अब 9.6 फुट हो गया। तो बोल रहा है कि सीढ़ी कितना दूर खिसकाया गया था। तो हम एक चीज देखते हैं इधर से, पहला फिगर में, दूसरा फिगर का बात नहीं कर रहे, पहला फिगर जब 10 था, ये 8 था, तो हम ट्रिपलेट जानते हैं ना, ये कर्ण अगर 10 है, लंब 8 है, तो ये 6 हो जाएगा। यानी हमको पता है कि ये 6 होगा, यहां से यहां तक 6 होगा, ये 6 फीट हो जाएगा। अब हमको बोल रहा है कि सीढ़ी को खिसकाए हैं, तो हम जानते हैं एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कितना है, 10 का स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा। पी स्क्वायर, पी कितना है मेरा अभी नया पी 9.6 है, 9.6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी, बी को एक्स मान लेते हैं, क्योंकि अब घसकाने के बाद यहाँ पूरा तो 6 है, घसकाने के बाद हमको नहीं पता यहाँ कितना है, तो इसको एक्स मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा बी 9.6, तो ये बी हो जाएगा, यानी इसको एक्स का स्क्वायर मान लेंगे, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग जानते हैं, यानी एच 100 माइनस 9.6 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 100 में 9.6 यानी 100 माइनस 96 का स्क्वायर कितना होता है, ये हो जाएगा 4 चौके 16, 92 16 हो जाएगा। इसका भी ट्रिक हम आगे जब वर्ग पढ़ाएंगे तो बताएंगे कैसे निकालना है, और इसको पॉइंट देते हैं तो इसको घटाते हैं, ये हो जाएगा 84, 9 में 2 जाएगा 784 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 784, तो दोनों तरफ रूट देंगे तो हो जाएगा एक्स इजगल टू ये 784 28 का स्क्वायर है, यानी 2.8 हो जाएगा। यानी हमको पता चल गया एक्स कितना है, 2.8 है, हमको पता चल गया ना एक्स कितना है, 2.8 है। तो अब हमको पता है एक्स 2.8 है, तो हमको बोल रहा है सीढ़ी को दीवार की तरफ कितनी दूरी खिसकाया जाना चाहिए, तो यहाँ पर ही तो पूरा 6 था, अब 2.8 बचा, यानी कितना खिसका, तो 6 से घटा के 2.8 को देख लेंगे, बचेगा 3.2, जो कि हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। जो ये वाला बचा जाओ जो खिसका है, ये कितना है 3.2 है, इतना दूर, क्योंकि हम खिसकाए सीढ़ी, यही निकालना था। तो ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में मोहन ने 18,000 रुपए की राशि उधार ली और 10% वार्षिक दर पर 2700 रुपया साधारण ब्याज के रूप में भुगतान किया। यह अवधि ज्ञात कीजिए, वह अवधि ज्ञात करने बोल रहा है जिस दौरान वह उधार लिया था, उसके पास रखा था। तो हम देख रहे हैं 18,000 रुपया का राशि उधार लिया 10% की दर से, और कितना भुगतान किया, ऐसा ही इसका साधारण ब्याज कितना है 2700। तो हम जानते हैं ना समय इजगल टू ऐसा इजगल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, टी निकालना है तो एस आई इंटू 100 हो जाएगा बटा पी इंटू आर। तो हमको पता है एस आई कितना मेरा 2700 इंटू 100, और मूलधन मेरा 18,000 है, इंटू आर 10% है, तो आप काटो, अब हो जाएगा 2 जीरो 2 जीरो गया, 1 जीरो 1 जीरो गया, 1 जीरो इधर से 1 जीरो इधर से गया, 9 या 27, 9 दूनी 18, 3/2 वर्ष आ रहा है, जो कि दिख रहा है हमको ऑप्शन नंबर 4 में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8, प्रश्न संख्या 8 में अनीता और विनीता 1950 रुपए की राशि को आपस में 6:7 के अनुपात में विभाजित करती है। यदि उनमें से प्रत्येक के हिस्से में 100 रुपए की राशि जोड़ी जाती है तो उनके नए हिस्से का अनुपात क्या होगा। तो हम देख रहे हैं 1950 रुपए तो है ही, उसको बांट रहा है 6:7 में, अनीता और विनीता। तो 6 7 13, 13 के लिए 1950, तो देखते हैं 13 कम 13, 13 पचे 65, 150 हो जाएगा, यानी ये दोनों, इसका 15 छक 90, इसका हो जाएगा 150 इंटू 6, और इसका हो जाएगा 150 इंटू 7, 15 छक 90 यानी 900, और 15 सते 105, 105 यानी 1050 हो जाएगा। अब बोल रहा दोनों में 100 रुपये ऐड कर दो, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1150। अब बोल रहा नया अनुपात क्या होगा, तो 1 जीरो 1 जीरो गया, 5 से कटेगा ये 20 बार में, 5 से कटेगा ये 23 बार में, 5 से 23 बार 23 पचे होता है 115, ये 20:23 हो जाएगा नया अनुपात, जो कि दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 9 में यदि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है तो माध्य क्या होगा। तो 5 क्रमागत संख्या का योग दिया हुआ है, तो हमको पता है ना औसत इज इक्वल टू क्या होता है, औसत इज इक्वल टू राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो योग मेरे पास 90 है, संख्या 5 है, बता ही दिया है, सॉरी संख्या 5 है, बता ही दिया है, तो 5 से 18 पचे 90, 18 हो जाएगा औसत, जो कि दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 10 में आर्यन को एक कार्य को पूरा करने में विपिन से दुगना
समय लगता है, यानी आर्यन को विपिन से दुगना समय लगता है। क्या है? समय का अनुपात, दुगना समय लगता है। वे दोनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर लेते हैं। वे दोनों क्या करते हैं? एक साथ मिलकर 2 दिन में पूरा कर लेते हैं। विपिन अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो इस समय का अनुपात है, क्षमता का अनुपात 1:2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? क्षमता का पलट जाता है। तो बोल रहा है दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन में कार्य करता है, यानी 3 के लिए 2। तो विपिन अकेले कितने दिन में करेगा? यानी 2 के लिए कितना? यानी 3 × 2 करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। इसमें इन्वर्स वेरिएशन होता है, इसलिए पहले गुना होगा फिर भागा होगा। हम पहले गुना किए फिर भागा किए 2 से। मैन डे में, मैन और डे में इन्वर्स वेरिएशन होता है, याद रखना। मैन डे स्पीड एंड टाइम, डिमांड एंड सप्लाई में इन्वर्स वेरिएशन होता है। इसमें पहले गुना उसके बाद भागा होगा। बाकी सब में पहले भागा होगा फिर गुना होगा। मैन डे, स्पीड एंड टाइम और डिमांड एंड सप्लाई। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले गुना हुआ फिर भागा होगा, ये 3 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। प्रश्न संख्या 11 में राम सागर और भगत राम 10:13 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं और 8,050 के लाभ में भगत राम का हिस्सा क्या होगा? देखो, राम और भगत राम है जो 10:13 में पैसा निवेश करता है। तो जो जिस अनुपात में निवेश करता है उसी अनुपात में लाभ का बंटवारा होता है। तो लाभ कितना है? 8,050। ये मेरा लाभ है 8,050। तो 10, 13, 23, 23 के लिए 8,050 है। तो भगत राम का बोल रहा है हिस्सा, यानी 13, 13 के लिए कितना? तो पहले भागा फिर गुना, 8,050 बटा 23 × 13 हो जाएगा। तो इसको भाग करते हैं, पहले गुना कर देते हैं। 13 0, 13 × 5 = 65 का 5, 6 0 का 0 ही होगा। 13 × 5 = 65, 13 × 8 = 104, 104 हो जाएगा। तो अब हमको पता है ना, 104,650 को 23 से भाग कर देते हैं। 23 चौके 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 1 9, 92, 2 बचेगा, 1 बचेगा, 6 आएगा। 23 बचे 115 होता है, ये बचेगा 1 1, फिर 5 आएगा, फिर 23 बचे, यानी 4550, 4,550 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पे दिख रहा है। ये फिर 5 बार में 115 कट जाएगा, 0 आएगा, 0 इधर चला जाएगा। तो 4,550 रुपया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 12। एक परीक्षा में मोहित ने पूर्णांक में से 30% अंक प्राप्त किए, लेकिन 25 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। एक अन्य छात्र जिसने 38% अंक प्राप्त किए, उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 15 अंक अधिक मिले, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक प्रतिशत ज्ञात करें। तो हम देख रहे हैं 30% अंक प्राप्त किया है, तो वो 25 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 25% और लाना पड़ता है उसको। लेकिन 38% जो अंक प्राप्त किया है, वो बोल रहा है कि 15 अंक अधिक ले आया है। इसको 25%, 30% में 25 और चाहिए, और ये 15 अंक ज्यादा ले आया है। कितना का डिफरेंस है? 8% का डिफरेंस है। ये 25% कम है पास से, और ये 15 ज्यादा है। इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 25 कम 15 ज्यादा, यानी प्लस हो जाएगा। तो 15 25 40, यानी 8% के लिए 40 है। तो बोल रहा है आवश्यक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए? तो टोटल 8 के लिए 40, तो 100 के लिए कितना? टोटल निकाल लेते हैं। तो पहले भागा होता है फिर गुना होगा। 8 25 40, यानी 500 हो जाएगा। 500 × 100, 500 हो जाएगा। यानी कुल कितना चाहिए? 500 अंक चाहिए, अंक चाहिए। अब पास होने के लिए कितना चाहिए? तो पास होने के लिए 500 का 30% जब अंक लाया था, 30% लाया था, तो 50 तिहाई 150, 30% लाया तो 25 अंक से फेल हो गया था, यानी 25 अंक और ऐड करेंगे तो पास हो जाएगा 175। 175 में पास करेगा। तब बोल रहा है उसी का प्रतिशत निकालने के लिए, तो 175 का प्रतिशत निकालने के लिए 175 × 100 बटा 500, कुल को नीचे रखते हैं, 0 0 गया, 5 तिहाई 15, 5 5 25, लगभग 35% में पास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संख्या 13 में एक बहुपद x² + 9x + 3 के शून्यकों के वर्गों का योग, मतलब शून्यकों के वर्गों का योग 21 है। तो अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम जान रहे हैं कि मेरा क्या दिया हुआ है, दिया हुआ ना बहुपद x² + 9x + 3 के दिया हुआ है, और उसके शून्य यानी अल्फा बीटा का मान दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा के वर्गों का योग दिया हुआ है,
21। तो हम लोग को पता है ना अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ 9 बाई यहाँ 1 हो जाएगा, यानी 9/1। 9 है तो -9/1, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -9 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा पता है ना कितना होता है, सी बाई ए होता है, मतलब 3k बटा ए के जगह पे तो 1 ही होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3k। तो अब हमको पता है ना अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। अल्फा बीटा का मान पता है ना 21 है, प्लस 2 अल्फा और बीटा इज इक्वल टू 81। 21 जाके घट जाएगा तो 2 अल्फा और बीटा हो जाएगा, तो 2 अल्फा बीटा हो जाएगा मेरा कितना, 21 घट जाएगा तो 60 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 30 हो जाएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा इजगल टू 30। अल्फा और बीटा इजगल टू 30 निकला मेरा। यहाँ अल्फा इंटू बीटा कितना है 3k। हमको पता है ना अल्फा बीटा 3k है, तो अल्फा बीटा की जगह पे 3k लिखेंगे। 3k इजगल टू 30, तो 3 से काटेंगे तो 10 बार में, यानी k इजगल टू 10 आ जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमको इसमें सिर्फ 2 चीज याद रखना, अल्फा है प्लस बीटा, जो कि माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। अरे इसमें ये ए होता है, इसको हम फॉर्मेट बना देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजगल टू 0। जब बहुपद हो तो ये एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है तो 1 होगा यहाँ पर, ये बी हो जाएगा 9 बी एक्स, यानी 9x, और 3k जो है ना सी हो जाएगा। ये इसका फॉर्मेट होता है, इसमें अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 14 में 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है। 2 अंकों वाली संख्या यानी मान लो 10 से लेकर 99 के बीच कोई भी संख्या हो सकता है, तो हम x और y मान लेते हैं। उसका अंकों का योग यानी x प्लस वाई इजगल टू 12 है। यदि अंकों को क्रम में उलट दिया जाता तो प्राप्त नई संख्या का 7 गुना मूल संख्या के 4 गुने के बराबर है। यानी नई संख्या को पलट दिया जाता है, यानी वाई एक्स कर देते। तो इसको इस फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं, हमको पता है ना, इसको 10x प्लस वाई लिखेंगे। इकाई और दहाई के स्थान पे 10, इकाई की जगह 1। उसी तरह 10y, इसको पलट देने के बाद ये क्या हो जाएगा 10y, इकाई का और दहाई का जगह पलट जाता है, प्लस x हो जाएगा। ये 2 संख्या जो है बोल रहा है नई संख्या का 7 गुना, नई संख्या का 7 गुना मूल संख्या के 4 गुने के बराबर हो जाता है, यानी इसको 4 गुना करेंगे दोनों बराबर हो जाएगा। तो अब इसको गुना करते हैं 4 से, तो 4 दही 40x प्लस 4y इजगल टू 7 दही 70y प्लस 7x। तो 7x इधर जाके घट जाएगा तो 33x हो जाएगा, 4y उधर से जाके घट जाएगा तो 66y हो जाएगा, यानी 33 2 बार में कटेगा, यानी x इजगल टू 2y हो जाएगा। x इजगल टू 2y है तो हम इसका x का मान यहाँ रख देंगे, तो 2y हो जाएगा x के जगह पे, प्लस y इजगल टू 12, तो 3y इजगल टू 12, तो 3 से कटेगा 4 बार में, y इजगल टू 4 निकल गया, y इजगल टू 4, x प्लस y इजगल टू 12 है, तो x इजगल टू 8 हो जाएगा। अब हमको पहला मूल संख्या पता है ना x y था, पहले मेरा संख्या क्या था x और y, तो x कितना है 8, y 4, तो वही हमको बोल रहा है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या मेरा 8 4 है, x y 8 4 48 हो रहा है, यहाँ उल्टा आ गया, कहूँ गलती किए हैं। तो अंकों के क्रम को उलट दिए जाते हैं तो प्राप्त नई संख्या का 7 गुना, हम नई संख्या का 7 गुना किए, अब मूल संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो मूल संख्या का 4 गुना बराबर है, नई संख्या का 7 गुना मूल संख्या का 4 गुने के बराबर है। तो इसका 84 इसका आंसर हो गया। तो यहां पर गलत दिखा रहा है, ये मेरे से ही टाइप में एरर हो गया होगा, इसका आंसर है 84। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 15 निम्नलिखित को हल कीजिए। तो यहाँ बोल रहा है इसका 9 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 4 3 7, 42 में 7 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, और 49 का रूट निकल जाएगा 7, तो 7 निकलेगा तो 7 5 35 हो जाएगा, तो यहाँ 35 होगा, प्लस 134 रूट अंडर 134 रूट अंडर प्लस 51, 5 4 9 13 3 16 प्लस 51, तो 51 प्लस 169 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 निकल जाएगा बाहर, 4 6 यानी 64 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे दिख रहा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 16 में 16 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 महिला उसी कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकती है, तो 16 पुरुष और
16 महिला मिलकर एक साथ 4 दिन तक कार्य किया, जिसके बाद महिला ने कार्य बंद कर दिया। 4 दिन कार्य करने के बाद महिला ने कार्य बंद कर दिया और 16 अतिरिक्त पुरुष कार्य में शामिल हो गए। यानी 16 महिला जो कार्य बंद करके फिर 16 और पुरुष आ गया। इस स्थिति में कार्यरत पुरुषों को शेष कार्य करने में कितना समय लगेगा? तो हम जान रहे हैं ना, 16 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और 12 महिला उसी काम को 32 दिन में कर रही है। तो 16 पुरुष प्लस 16 महिला मिलकर उस कार्य को 4 दिन तक करती है। कितना दिन तक करती है? 4 दिन तक। 4 दिन तक करती है। उसके बाद महिला काम छोड़ देती है। तो 16 पुरुष और 16 और अतिरिक्त पुरुष आ जाता है, प्लस 16 पुरुष, टोटल 32 पुरुष मिलकर शेष काम को करता है। तो हम आगे बनाते हैं। तो 16 पुरुष 12 दिन में काम करता है, तो एक दिन का इफिशियंसी क्या होगा? 16 इंटू 12 पुरुष का, वही 12 महिला 32 दिन में करता है, तो एक दिन का इफिशियंसी क्या होगा? 12 इंटू 32 महिला, ये दोनों बराबर हो जाएगा एक दिन का। तो 12 12 गया, 16 दूनी 32, यानी एक पुरुष जो है ना 2 महिला के बराबर है। चूंकि एक पुरुष 2 महिला के बराबर है, यहाँ 16 महिला 8 पुरुष के बराबर होगा। तो हम जानते हैं ना 16 और 8 24 पुरुष। तो हम जानते हैं कि 16 पुरुष 12 दिन में काम कर लेता है। 16 पुरुष 12 दिन तक काम करता है। मैन और डे का फॉर्मूला में M1 इंटू D1 M2 इंटू D2 पे बैठा रहे हैं। 16 पुरुष 12 दिन में करता है, लेकिन यहाँ 16 पुरुष और 16 महिला, तो टोटल 24 पुरुष हो जाएगा। तो 24 पुरुष उसी काम को 4 दिन तक करता है। कितना? 4 दिन। उसके बाद महिला कार्य छोड़ देती है। उसके बाद 16 पुरुष और 16 महिला, यानी टोटल 32 पुरुष काम करता है। यानी टोटल 32 पुरुष शेष दिन तक काम करेगा। शेष दिन नहीं पता, D2 लिख देते हैं शेष दिन को। तो 16 इंटू 12, 16 दूनी 32 का 2 और 16 कम 16 19 हो जाएगा। इजगल टू 24 चौके 96 प्लस 32 D2, 96 उधर चला जाएगा तो 96 दूना यानी 96 ही बचेगा। यानी 32 D2 इजिकल टू 96, 32 तिहाई 3 बार में कट जाएगा, यानी D2 इजिकल टू हो जाएगा 3। यानी शेष 3 दिन में काम खत्म हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। सिंपल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 17 में एक तैराकी जिसकी स्थिर जल में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, 45 मिनट में धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाता है, तो धारा की चाल बोल रहा है कि इसका जो है ना तैराकी का चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन धारा की दिशा में चाल, तो धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाता है, तो धारा की दिशा में चाल क्या होगा? धारा की दिशा में चाल 40 घंटे दूरी पर समय, दूरी 9 है, समय 45 हो जाएगा। तो नीचे 60 से भागा देंगे तो घंटा में होगा, 60 कूद के ऊपर चला जाएगा। तो ये कटेगा 9 5 45, 5 से 12 बार में। तो धारा की दिशा में चाल क्या होगा? 12। और चूंकि तैराकी की चाल कितना है? 9, तो 9 घट जाएगा, बचेगा 3, जो कि है धारा की चाल। धारा की चाल तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा निकला धारा की चाल, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 18 में एक 15 मीटर ऊंचा पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि इसका शीर्ष भूमि को स्पर्श करता है और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के आधार से कितनी ऊंचाई से टूटा है? मतलब बोल रहा है एक लंबा पेड़ है। क्या है? एक लंबा पेड़ है। एक लंबा पेड़ है, इतना ऊंचा लंबा पेड़ है, जो कि बोल रहा है बीच से टूट गया है, टूट के भूमि पर गिर गया है। भूमि पर गिर गया है तो बोल रहा है 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना? 60 डिग्री का। क्योंकि ये 15 मीटर ऊंचा पेड़ है, तो कहाँ से टूटा है? यहाँ से टूटा है। तो मान लेते हैं ये जहाँ से टूटा, यहाँ दूरी x है, तो ये टोटल तो 15 है, तो टोटल हो जाएगा 15 माइनस एक्स। तो ये जहाँ से टूटा ये 15 माइनस एक्स हो जाएगा। क्योंकि टोटल 15 है, ये x है, तो ये वाला भाग कितना होगा? 15 माइनस एक्स। तो यही तो टूट के यहाँ पर गिरा हुआ है ये, तो ये x होगा, तो ये 15 माइनस एक्स। तो हम जानते हैं ना, हमको पता है कि हम लोग का 60 डिग्री का नियम क्या कहता है? अगर 60 डिग्री हो तो ये √3 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, तो ये क्या होगा? √3, ये होगा 2। तो अब हम इसको √3/2 लिखें, मतलब लंब बाई कर्ण, यानी √3/2 लिखें। तो यहाँ √3 का x है ना, तो x बाई 15 माइनस एक्स हो जाएगा। √3/2 x बाई 15 माइनस एक्स। तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो √3 15 √3 हो जाएगा, माइनस √3x इजल टू 2x। अब √3 उधर चला जाएगा तो 15 √3 इजल टू 2x प्लस √3x, x कॉमन ले लेते हैं,
2 प्लस रूट 3 हो जाएगा, यहाँ 15√3, तो x इजिकल टू 15√3 और ये नीचे आ जाएगा यानी 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा, जो कि हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। 15√3 और 2 प्लस रूट 3, ये ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संख्या 19 में मुकुंद ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष के लिए एक राशि उधार ली। स्नेहा ने समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर समान दर पर राशि उधार ली। यदि स्नेहा ने ब्याज के रूप में मुकुंद से 61 रुपये अधिक भुगतान किए तो उनमें प्रत्येक ने कितना उधार राशि लिया था। तो हम बता रहा, हमको नहीं पता मूलधन कितना है, मूलधन हमको नहीं पता, लेकिन हमको पता दर क्या है। दर जो है ना 10% का है और समय 1.5 वर्ष यानी 3/2 वर्ष। तो बोल रहा है एक साधारण ब्याज पे लेता है, जो है ना साधारण ब्याज पे लेता है। तो साधारण ब्याज पे लेगा तो टोटल इंटरेस्ट क्या होगा, इसका इंटरेस्ट कितना होगा, आर इंटू टी होगा। सिंपल सी बात है। तो आर 10% है और टी 3/2 है, 2 से कटेगा 5, 5 15% इसका ब्याज होगा। टोटल ब्याज इसको 15% देना पड़ेगा 1.5 वर्ष में। लेकिन जो बोल रहा है स्नेहा जो है चक्रवृद्धि ब्याज पे ले रही है सेम धन को, यानी स्नेहा 10% की दर से समय जो है 1.5 साल के लिए यानी 1/1/2 1.5 साल के लिए ले रही है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पे। इसका सीआई क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कि अर्धवार्षिक ले रही है। अर्धवार्षिक में दर को आधा, समय को दुगना करते हैं। तो दर आधा करेंगे तो 5% हो जाएगा, समय दुगना करेंगे तो 1.5 का 3 हो जाएगा, यानी 5% की दर से 3 लगेगा। तो हमको पता है ना 5% की दर से 3 लगेगा तो हमको कितना एक्स्ट्रा लगेगा, तो 3x प्लस 3x स्क्वायर बटा 100 प्लस एक्स क्यू बटा 100, ये है 3 साल के लिए। जहां x जो है ना आर है दर, ये 3 ईयर के लिए है। तो यहाँ 5%, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, प्लस 25 तिहाई 75, 75/100 मतलब 0.75 हो जाएगा, प्लस 125 125 100 का स्क्वायर होगा, सॉरी, तो 0.125 हो जाएगा। तो 15.75 प्लस 0.0125, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये 3 साल के लिए है। तो ये हो जाएगा 15.7525। तो यहाँ हम लोग को साधारण ब्याज में सिंपल इंटरेस्ट में 15% लगा और कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई में 15.7625 लगा। हमको कितना एक्स्ट्रा लगा, यही 7625 यानी 0.7625 हमको एक्स्ट्रा लगा। तो वही जो एक्स्ट्रा लगा तो बोल रहा है 61 रुपया अधिक भुगतान करता है, इतना के लिए 61। तो बोल रहा है प्रत्येक ने कितनी राशि ली थी, तो 100 के लिए कितना। तब हमको पता है ना 100 के लिए कितना, फॉर्मूला बैक जाके लिख लेना, हम अभी मिटा दे रहे हैं, हमको स्पेस का जरूरत है। तो हम कह सकते हैं मेरा 0.7625 के लिए 61, तो 100 के लिए कितना, सिंपल है, पहले भागा होगा फिर गुना। तो 61 0.7625 इंटू 100, ये कटेगा 2 1 2 3 4 जीरो और हो जाएगा। तो इसको काटते हैं, 61 इंटू 100 इंटू 1 2 3 4 7625 है, तो 25 चौके 25 तिहाई 75 1 2 0 देंगे, 25 पचे 125 और 61 पचे 5 बार में कट रहा है, 5 से 2 बार में 10 यानी 1 2 3 2000 रुपया आ जा रहा है। 2000 रुपया 2000 इंटू 4, ये 4 भी बचा हुआ है यानी 4 दूनी 8, आठ हजार है, हमको लग रहा है यहाँ भी। तो 4 दूनी 8000 ही हो रहा है। तो ये मेरा टाइपिंग मिस्टेक है, ये गलत है, मेरा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, 8000 ही इसका सही आंसर होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 20 में धातु के खोखले गोले की आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्या 3 और 5 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाया जाता है और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई, तो हम देख रहे हैं धातु के गोले हैं, तो हम एक धातु का गोला बना लेते हैं, समझने में ज्यादा आसानी होगा। ये इसका, ये बोल रहा है आंतरिक त्रिज्या जो है ना इसका 3 है, अब बाह्य त्रिज्या जो है ना 5 है, क्योंकि गोला ऐसा है, ये खोखला अंदर से खोखला है, बाहर से भरा हुआ है, इस तरह भरा हुआ है, अंदर से खोखला है। तो बोल रहा है इसे पिघलाकर एक बेलन बनाते हैं।
बेलन बनाते हैं, इसकी त्रिज्या आर जो है ना 7 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा बेलन की ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी। तो इससे पिघला कर ये बनाएंगे तो इसका आयतन, यानी इसका आयतन बराबर होगा इसका आयतन के। तो हम इसका आयतन निकाल लेते हैं। तो इसका आयतन निकालने के लिए बाह्य वाले गोले का आयतन निकालेंगे और अंदर वाले गोले का आयतन घटा देंगे तो बीच वाले का आयतन निकल जाएगा। तो बाह्य वाला का आयतन क्या है, 4/3 पाई आर क्यू। पहला बड़ा वाला का क्या है, 5 क्यू माइनस 4/3 पाई आर क्यू मतलब 3 का क्यू। तो गोले का आयतन पता है ना, 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो इसे घटा देंगे, 4/3 पाई को कॉमन ले लेंगे तो 5 का क्यूब 125 में 3 का क्यूब 27 घट जाएगा। तो 4/3 पाई क्यूब, ये हो जाएगा 25 घटेगा तो 98 बचेगा, 98। तो हमको पता है ना इसका आयतन कितना निकला, इतना निकला। अब इसका आयतन बराबर है इसके आयतन के। तो अब इसका आयतन कितना है गोला का, 4/3, सॉरी बेलन का आयतन कितना है, इसका आयतन होता है πr²h। तो इसका आयतन के बराबर ही इसका आयतन है, यानी πr² बराबर है 4/3 पाई इंटू 98 के बराबर होगा। क्योंकि इसी को पिघला के, इसी का आयतन इसी को पिघला के ये बना रहे हैं। तो पाई पाई तो पहले गया, r² दिया गया है 7, तो यहाँ 7 इंटू 7 लिखेंगे इंटू h इजकल टू 4/3 इंटू 98 हो जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, चौक 28, फिर 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, तो h इजिकल टू 4 दूनी 8/3, जो कि हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो सिंपल सा बात है, गोले का आयतन निकालेंगे, गोले का आयतन बराबर होगा इसके बेलन के आयतन के। गोला का आयतन जो निकला मेरा इतना 4/3 पाई इंटू 98, ये इसके बराबर होगा और ये ऊंचाई निकल जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक हॉल की लंबाई इसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो परिमाप इतना है, तो हॉल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बोल रहा है हॉल कैसा है, एक हॉल है, लंबाई चौड़ाई आयत की तरह। तो बोल रहा है लंबाई चौड़ाई से, मतलब चौड़ाई x है तो लंबाई 7 + x हो जाएगा, 7 मीटर बड़ा है। तो बोल रहा है कि इसका परिमाप, परिमाप क्या होता है, 2l + b होता है, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई कितना है, इतना, तो 7 + x, चौड़ाई कितना है, bx है, तो x कर देंगे इजिकल टू 62 हो जाएगा मीटर। तो 62 हो जाएगा, तो 7 + 2x हो जाएगा 2 इजिकल टू 62। 2 से तो ये काट देंगे 31 बार में, तो 2x 7 उधर जाके 31 में घट जाएगा तो 24 बचेगा। 7x उधर 31 में घटेगा तो 24 बचेगा। 2 से काटेंगे तो 12 बार में, यानी x इजिकल टू 12 निकल गया। अब ये x 12 निकला तो 12 + 7 19 हो जाएगा। लंबाई कितना है वही पूछ रहा था, तो लंबाई 19 है, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 22 में 100 और 1000 के बीच आने वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 11 से संपूर्ण तौर पर विभाजित है, मतलब 11 से विभाजित होना चाहिए। तो 100 है और 1000 है, 11 से विभाजित होना चाहिए तो 11 से भाग देंगे। सिंपल है, 11 से भाग देंगे तो 11 9 99, यानी 9 संख्या है 100 से पहले जो 11 से कटेगा, और 11 9 99 बचा 1 0 0 90, 90 संख्या है 1000 से पहले। तो एक चीज समझना है, 100 से पहले 9 संख्या है जो 11 से कटता है, और 1000 से पहले 90 संख्या है जो 11 से कटता है। तो 9 में 90 घटा देंगे तो 81 हो जाएगा। 81 संख्या है जो 100 और 1000 के बीच है जो 11 से कटता है, वही 81 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 23, 35 स्कूल छात्रों के एक समूह की आयु का माध्य 16 है। एक 52 वर्षीय शिक्षक समूह में शामिल हुआ तो छात्र और शिक्षक की आयु का माध्य क्या होगा। बोल रहा 35 स्कूल के छात्र का आयु का माध्य 16 ईयर, 16 वर्ष है। बोल रहा है एक 52 वर्षीय शिक्षक समूह में शामिल हुआ, तो एक शिक्षक शामिल हुआ जिसका एज 52 साल था। तो बोल रहा है छात्र और शिक्षक की आयु का माध्य क्या होगा। तो छात्र और शिक्षक का माध्य क्या होगा, तो योग निकाल लेते हैं। तो औसत योग निकालने का पता है ना, योग कैसे निकलता है, राशियों की संख्या को औसत से गुना करेंगे तो योग निकल जाएगा, यानी 35 × 16। तो 16 × 85 का 0 बचा 8, 16 × 3 = 48, 8 = 56। तो योग निकल गया कुल इतना, प्लस एक टीचर को शामिल करना है तो टीचर का भी योग जोड़ दो इसमें, तो ये हो जाएगा 2 6 5 11 6।
तो अब कुल योग कितना हो गया, इतना हो गया, क्योंकि अब कुल कितना बंदा हो गया, पहले 35 छात्र एक टीचर, टोटल 36 बंदा हो गया। तो 36 का अब योग कितना है, 612। तो औसत क्या होगा, अब कुल का औसत राशियों का योग यानी 612 बटा राशियों की संख्या, कुल योग तो यही है, राशियों के योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या अब 36 है, मतलब 112 बटा 36। तो 6 से भाग देंगे, 6 छक 36, 6 कम 6, 0 6 दूनी 12, 6 से फिर भाग देंगे, 17 बार में कटेगा, 17 छक 102 होता है, यानी नया औसत क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पे दिख रहा है। इसे एक और बनाने का तरीका है, आज वो अप्लाई करते हैं। ये तो ट्रेडिशनल तरीका था जो मैंने बताया। एक और तरीका है, हम जानते हैं कि 35 स्कूल के छात्रों का औसत 16 वर्ष है, तो एक टीचर और आ गया, एक टीचर आया जिसका 52 वर्ष था, तो 35 प्लस 1 36 का औसत आयु पूछ रहा है, अब क्या होगा। तो हम एक चीज बताते हैं, अगर 35 का औसत आयु 16 वर्ष था, अगर टीचर भी 16 आता तो 36 का औसत आयु 16 होता। 35 का 16 था, एक टीचर भी 16 आता तो 36 तो फिर 36 का भी औसत आयु टीचर के साथ मिला के 16 होता, लेकिन टीचर कितना अधिक आया, तो 52 में 16 घटा देते हैं तो 36 अधिक आ रहा है, टीचर 36 अधिक आया, अगर 16 आता तो ये 36 का औसत आयु 16 होता, लेकिन 36 अधिक आया है, तो जितना अधिक आया है उसका औसत फिर से निकाल देते हैं, 36 से भाग देंगे, टोटल अभी 36 है, तो 36 एकम 36, यानी एक औसत बढ़ जाएगा, यानी 16 + 1 17 हो जाएगा। बढ़ते हैं, इसको इस तरह भी बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 24 में दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि पी ए बी 35 डिग्री है तो ए आर एस ज्ञात कीजिए। ए आर एस ये वाला ज्ञात करने बोल रहा है, तो पी ए बी यानी ये कितना है, 35 डिग्री है, ये कितना है, 35 डिग्री है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये 35 डिग्री है, तो हमको पता है ना अर्धवृत्त पर कोण बना कोण समकोण होता है, हम इसको एक अलग से फिगर बना के समझा देते हैं। अगर ये इसका केंद्र है और ये जाता है कि ये इसका व्यास है, ये जो एंगल बनता है अर्धवृत्त पर बना कोण ये होता है समकोण 90 डिग्री का होता है, अगर व्यास के साथ अगर कोई त्रिभुज बनता है तो ये क्या है, ए बी व्यास है, और व्यास के साथ ये त्रिभुज बन रहा है, ये कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो हम जानते हैं ना ये 90 डिग्री हो गया, तो ये 35 है, तो तीनों त्रिभुज का योग 180 होता है, 90 35, तो ये हो जाएगा 55, ये दोनों भी 90 होगा तो ये 55 हो जाएगा। एक और नियम है, बता देते हैं, एक ही वृत्त खंड पे जो कोण बना होता है ना बराबर होता है, तो ये अगर कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि दोनों एक ही खंड पे बना हुआ है, ये दोनों का एक ही खंड है। तो एक चीज देखते हैं, एपी को देखो, एपी जो है ना, ए बी पी और ए आर पी दोनों एक ही खंड पे बना हुआ है ना, दोनों तो एक ही खंड पे, तो ये 55 है, सॉरी ये 55 है, तो ये भी 55 होगा, क्योंकि 55 35 90 90 180, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 190 होता है, ये 55 है तो ये भी 55 होगा। अब आपको पता है ना कि ये 55, ये सीधी रेखा है, ये टोटल कितना होगा 180, ये टोटल 180 होगा, क्योंकि ये 55 है तो 180 में 55 घट जाएगा तो बचेगा 125 125, जो कि ये निकलेगा ए आर एस कितना निकलेगा 125 डिग्री, जो कि दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 पर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित को हल करें, तो यहां दिया हल करने के लिए, तो छोटा ब्रैकेट से शुरू करते हैं, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये प्लस 6 दूना 12 4 दूना 8 8 छक 48, अब 48 में 7 7 49 घट जाएगा, सॉरी 49 में 48 घट जाएगा, प्लस 5, तो 49 में 48 घटेगा, एक बचेगा, 5 प्लस 14 ये वाला, तो 5 1 6 14 20 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो व्यंजक 2 पचे 10 कट रहा है, 4 पचे 20, अब 20 में 6 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, 26 में 9 घटाएंगे तो 17 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 27, 14 21 28 का लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक तो ये देख लेते हैं, 14 21 28 निकालो, 7 से तो तीनों कट रहा है, तो 7 से काट लेते हैं, 7 दूनी 14 7 21 7 चौक 28, तो 4 और 3 2 4 3 12 12 × 7, इसका एलसीएम हो जाएगा 12 7 84 84,
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 24 गुना है, यानी एलसीएम जो है ना एच सी एफ से 24 गुना है, 1:24 हो जाएगा। उनके महत्तम समापवर्तक का लघुत्तम समापवर्तक का योग, यानी इसको x मानो तो इसको 24x हो जाएगा, यानी x प्लस 24x दोनों का योग कितना है 750 है। मतलब एचसीएफ और एलसीएम का योग यही ना बोल रहा है। तो उन संख्याओं में से एक संख्या 90 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, निकाल लेते हैं। तो एक संख्या 90 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो पहले हम निकाल लेते हैं। 24 और 1 25 हो जाएगा, 25x इजगल टू 750। तो 25 तिहाई 75 यानी 30x इजगल टू 30 निकला ना। क्योंकि एचसीएफ 30 है तो एलसीएम कितना होगा 30 इंटू 24, तो 24 इंटू 30, 24 तिहाई 72, 720 हो जाएगा। यानी 30 और एचसीएफ 30, एलसीएम 72। तो अब हमको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, इजिकल टू दोनों संख्या का गुणनफल होता है। तो दोनों संख्या का गुणनफल मतलब एक 90 और दूसरा पता नहीं है। एक संख्या 90 है और दूसरी को हम ए मान लेते हैं, दूसरा संख्या ए है। तो एलसीएम और एचसीएफ यानी 30 इंटू 720 तो 90 है। 30 तिहाई 90 और 3 से काटेंगे, दूना 6, 3 चौके 12, 24 हो जाएगा। ए इजकल टू 240 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 29 में निम्नलिखित को हल करें। इसका क्या है, सिंपल है। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो सबको 3 डिजिट करते हैं, इसको भी 3 डिजिट, इसको भी 3 डिजिट। तो लास्ट का 1 0 0 0 यानी एक ही होगा। फिर 1 1 2 0 0 यानी अभी 2 होगा। अब 1 0 0 1 यानी 2 हो जाएगा। पॉइंट अब हो जाएगा 11 10 21 22 23, 23.211 दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा पीक्यू के रूप में निरूपित कीजिए, तो इसको पीक्यू के रूप में लिखना है। इसमें कुछ छूट गया, ये रेकरिंग है शायद, यहां बोल रहा है रेकरिंग को, यहाँ रेकरिंग छूट गया, सॉरी। हमको लग रहा है यहाँ रेकरिंग छूट गया है, ये मेरा टाइपिंग मिस्टेक है, अगला बार से हम ध्यान रखेंगे। इस बार बहुत टाइपिंग मिस्टेक आया है। तो बोल रहा है इसको ज्ञात कीजिए। तो हम देख रहे हैं 37 है, रेकरिंग हटेगा तो 2 9 आएगा और 1 0, तो 37/990 जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। इसका रेकरिंग छूट गया है, सिंपल क्वेश्चन था इसलिए पकड़ा गया, इस रेकरिंग छूट गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि साइन थीटा √3 cos थीटा हो तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ठीक है, करते हैं इस कॉस को, साइन थीटा तो ही है, कॉस थीटा को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा √3। साइन बाई कॉस क्या होता है पता है ना, टेन थीटा। टेन थीटा √3 है, इसका मतलब है टेन √3 कब होता है, जब टेन 60 डिग्री होता है। तो टेन 60 डिग्री √3, तो टेन टेन कट जाएगा, तो थीटा इजगल टू क्या, तो √3 की जगह टेन 60 डिग्री लिख सकते हैं, तो थीटा इजगल टू 60 डिग्री हो जाएगा। अब थीटा इजगल टू 60 डिग्री हो जाएगा, अब यहाँ से तो साइन 60 डिग्री √3/2 का स्क्वायर माइनस कॉस 60 डिग्री होता है 1/2 का स्क्वायर, तो 3/4 हो जाएगा, माइनस 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 को कॉमन ले लो, तो 3 में से 1 घटेगा तो बचेगा 2, 1/2 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 32 में संख्याओं का माध्यिका ज्ञात करना। माध्यिका निकालना यानी आरोही क्रम में करना होगा। तो माध्यिका हमेशा आरोही क्रम करके बीच वाला होता है, जैसे 1 2 3 4 5 है, तो माध्यिका हमेशा आरोही क्रम में होना चाहिए, यानी छोटा से बड़ा क्रम में, और उसका बीच वाला माध्यिका होता है। तो यहाँ पर इसको आरोही क्रम में करते हैं। सबसे छोटा 8 है ना, तो 8 लिखेंगे, फिर 9 है 9 लिखेंगे, फिर 10 है, फिर 10 लिखेंगे, फिर 10 के बाद 11 भी है 11 लिखेंगे, 12 नहीं है 13 2 को है तो 13 लिखेंगे, फिर 13 लिखेंगे, और 13 के बाद 20 है तो 20 लिखेंगे। आरोही क्रम में कर दिए।
अब 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 संख्या इधर 3 संख्या इधर, बीच वाला माध्यिका हो जाएगा, यानी 11 है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। सिंपल है, इसी को फास्ट कीजिए, ये तो हम समझाने के लिए बता रहे थे, कोई बड़ा चीज नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 33 में यदि 3 से 39 तक सभी विषम संख्याओं को हटा दिया जाता है तो कितनी संख्याएं शेष रह जाती है? तो अब पहले देखते हैं 3 से 39 तक कितनी संख्याएं होती हैं। 1 से 39 तक लेते तो 39 संख्या होता, हमको 3 से 39 लेना है, तो पहला संख्या 1 और 2 को घटाना होगा, यानी टोटल 37 संख्या हो जाएगा। दो संख्या 1 2 को घटा दिए तो, यानी 3 से 39 तक टोटल 37 संख्याएं हैं। ठीक है, अब 3 से 39 तक विषम संख्याएं कितनी है? विषम संख्या कितनी है? तो हम इसको लगा सकते हैं ना, TN वाला फॉर्मूला, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 3 होगा, 5 होगा, फिर 7 होगा, डॉट 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 39 तक जाएगा। तो हम इसमें लगा सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हो गया प्रथम संख्या यानी 3, TN हो गया अंतिम संख्या यानी 39, प्लस n तो हमको निकालना है पदों की संख्या n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस 2 है तो डिफरेंस 2 हो जाएगा, 3 उधर जाके घट जाएगा तो 36 हो जाएगा। n माइनस डी इंटू 2, सॉरी n माइनस 1 है, सॉरी 1 इंटू 2, तो 2 18 बार में कटेगा, यानी n इज माइनस 1 इज इक्वल टू 18 है, तो n कितना होगा? n इज इक्वल टू 19, यानी टोटल विषम संख्या कितना है? 3 से लेके 39 तक टोटल विषम संख्या 19 गो है। टोटल 37 संख्या था, 19 गो विषम संख्या है, तो बोल रहा है विषम संख्या को हटा दिया जाए, तो हटा देते हैं, 17 में 9 जाएगा, 8 बचेगा और 1, यानी विषम संख्या को हटा देने पर टोटल 18 संख्या बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 34 में निम्नलिखित तालिका 5 वर्ष की अवधि हेतु किसी उद्योग के लिए विभिन्न क्षेत्र में CFC उत्सर्जन मिलियन मेट्रिक टन में दर्शाती है। तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दे। तो प्रश्न क्या है? बोल रहा है किस क्षेत्र में 2015 से 19 तक CFC उत्सर्जन में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई है? 15 से 19 तक CFC उत्सर्जन में, यानी 15 से 19 के CFC प्रतिशत वृद्धि दर्ज किया गया। तो हम देख रहे हैं 200 से 450 हो गया, 2 गुना से 50 अधिक है, लगभग 2 गुना, हाँ 2 गुना से थोड़ा अधिक है। अब 500 से 800 2 गुना भी नहीं हुआ है ये तो, और ये 800 से 200, 8 दूनी 16, ये 2.5 गुना हो गया है, और ये 100 से 200 नहीं हुआ, 2 गुना भी नहीं हुआ, यानी ये 2.5 गुना हुआ। यानी जो दिख रहा है फोम, ये क्या है? फोम, ये उर्वरक, ये सीमेंट और ये कीटनाशक, यानी फोम में जो है ना 2.5 गुना का वृद्धि, यानी 250% का वृद्धि हुआ है। ये कुछ चीजों को बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देख के समझ में आता है। ये 500 से 800 हुआ, 2 गुना से कम है। ये 100 से 180 हुआ, 200 होता तो 2 गुना होता, ये भी 2 गुना से कम है। ये 200 से 400 हुआ, लेकिन 50 अधिक, 2.5 गुना नहीं हुआ। 2.5 गुना कितना होता है? 500 होता है। 200 का 2.5 गुना 500 होता है, 500 होता है तब 2.5 गुना होता है, यानी 250%। यानी ये 80 से 200 हो गया है, मतलब 250% का वृद्धि हुआ है, यानी फोम, ऑप्शन नंबर 2, फोम में जो है सर्वाधिक वृद्धि हुआ है, यानी फोम में सर्वाधिक वृद्धि हुआ है। ये उर्वरक है, ये सीमेंट है, ये क्षेत्र वर्ष इसका है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 36 में निम्नलिखित तालिका 5 वर्षों की अवधि हेतु किसी उद्योग के लिए विभिन्न क्षेत्र से CFC उत्सर्जन मिलियन मेट्रिक टन में दर्शाती है। तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो बोल रहा है कि कीटनाशक क्षेत्र में 2015 से 19 तक CFC उत्सर्जन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? मतलब कीटनाशक क्षेत्र में 15 से 19 तक, 15 से 19 तक CFC उत्सर्जन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? कीटनाशक में 15 से 19 तक कितने प्रतिशत का है? 100 से 180 हुआ, 80% का तो वृद्धि हुआ है, साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4। कीटनाशक तो यही है, 100 से 180 हुआ है, 80% का वृद्धि हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 37 में दिया गया है CFC उत्सर्जन क्या, तो प्रश्न संख्या 37 में निम्नलिखित तालिका 5 वर्ष की अवधि हेतु किसी उद्योग के लिए निम्नलिखित क्षेत्र में CFC उत्सर्जन दर्शाती है। तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। तो यहाँ बोल रहा है 2017 में सभी क्षेत्र में होने वाले CFC उत्सर्जन की तुलना में सीमेंट क्षेत्र में होने वाले CFC उत्सर्जन का योगदान लगभग कितने प्रतिशत रहा है? यानी 2017 में सभी का बात कर रहा है, यानी 5 2 7 2 9, 90 को साइड करो, और 6 3 9 10 1190, 1190 हो गया। अब उसमें बोल रहा है कि सीमेंट क्षेत्र में कितना?
320 यानी 320 इंटू 100 बटा 1190, 0 गया, ये हो जाएगा 3200 को अब 119 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, 19 दूना 38, 2 ये हो जाएगा, 2 बचेगा, ये 12 में से 3 जाएगा, 8 बचेगा, ये गया, 0 आएगा, 9 छक 54 का 4 सॉरी बचा 5, 11 छक 66, 5 71, ये हो जाएगा 601, लगभग 26 पॉइंट समथिंग जाएगा, यानी लगभग 27 बार में जाएगा, उसके अलावा और कोई है भी नहीं, 25 26 तो लगभग 27 होगा, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये लास्ट था। इसी तरह के सॉल्यूशन के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। मेरा नाम है आशीष कुमार और इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए और फर्दर अपडेट के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।